मैं हर एक दिन स्कूल गॉडेस के सामने अपने दिल की बात कबूल करता रहा, लेकिन दिल की गहराइयों में मैं यही दुआ कर रहा था कि वो कभी भी हाँ न कहे। शुरुआत में मेरी क्लास के सभी क्लासमेट्स को लगा कि मैं कोई होपलेस रोमांटिक हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल गया जब मैंने अपना 100वां कन्फेशन किया। मैंने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरे आसपास मौजूद हर इंसान हंसते हंसते लोटपोट हो गया, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। वो बर्फ जैसी ठंडी स्कूल गॉडेस लू रुआन मेरी लिस्ट में असल में 100वें नंबर पर थी। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार वो सच में सफल होने वाला है? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, उस वक्त मेरे पसीने छूट रहे थे। बस एक और नाकामी बाकी थी, वो घटिया सिस्टम जो लगातार 100 बार रिजेक्ट होने के बाद ही एक्टिवेट होता है। आखिरकार मेरा होने वाला था, आखिरकार वो मेरे हाथ लगने वाला था। पूरी तरह यकीन करने के लिए कि मैं फेल ही हूं, मैंने अपने हर एक टारगेट की बैकग्राउंड चेक तक की थी। मैंने यह भी तय किया कि मैं ठीक उसी तरीके से कन्फेस करूं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा नफरत हो। कभी कभी जब मुझे जल्दी होती थी तो मैं सीधा उन लड़कियों के पास चला जाता था जिनका पहले से बॉयफ्रेंड होता था। नतीजा हमेशा एक जैसा रहता था, सीधा रिजेक्शन और उसके बाद जमकर पिटाई। और आज का टारगेट मेरी आखिरी सेफ्टी नेट था, जिनांग यूनिवर्सिटी की आइस क्वीन लू रुयान, पूरे कैंपस की सबसे मुश्किल लड़की जिसे पटाना लगभग नामुमकिन था। जो भी उसे कन्फेस करता, उसकी ठंडी बर्फ जैसी नजर उसके सारे जज्बे जमा देती। लोगों का कहना था कि या तो उसके अंदर कोई भावना ही नहीं थी या फिर उसे लड़कों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए आज मैंने कुछ भी प्रिपेयर करने की जहमत नहीं उठाई। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा रिजेक्ट होना तय है। जून के बीच महीने में भी उसके आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी महसूस हो रही थी। लू रुयान की नजर बिना पलक झपकाए मुझ पर टिकी हुई थी। अगला कौन है? रुको, क्या अगला कौन है? उन आंखों में देखते हुए जो किसी इंसान को वहीं जमा सकती थीं, मैं कांप उठा और हकलाते हुए बोला, ओह, अब कोई अगला नहीं है, तुम ही आखिरी हो। देखो, मेरा नाम वंग फूगी है और मैं कोई मसोचिस्ट नहीं हूँ। 99 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरा दिल इतने टुकड़ों में टूट चुका है कि अब वो QR कोड जैसा दिखता है। अब तो उसे स्कैन भी नहीं किया जा सकता। अब अगला कोई कैसे हो सकता है? जब लू रुयान ने मेरा जवाब सुना तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। धूप में उसकी लंबी पलकों का रूप किसी नाजुक छोटे फैन जैसा लग रहा था। लू रुयान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो या नहीं? अब मैं बेचैन होने लगा था। ये लड़की आखिर खेल क्या रही है? पहले तो वो हमेशा लोगों को सीधे और साफ मना कर देती थी। जल्दी करो ना, मुझे अपना सिस्टम एक्टिवेट करने की जल्दी है। लू रुयान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम लड़कियों को कन्फेस करते समय हमेशा इतने अधीर रहते हो? मैंने झेंपते हुए अपना सिर खुजलाया। उसके लिए सॉरी, आराम से सोच लो। ठीक है, आराम से सोच लो। सेकंड एक एक करके गुजरते रहे। तमाशा देख रहे स्टूडेंट्स इतने भूखे हो चुके थे कि मानो पूरा घोड़ा खा जाए। आज कैंपस गॉडेस को क्या हो गया? उसने इसे तुरंत रिजेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो ये ड्रामा देखने के लिए कैफेटेरिया की लिमिटेड एडिशन पोर्क रिब्स तक छोड़ आया हूँ। मुझे लगता है वो बस इसे और ज्यादा बेइज्जत करने की तैयारी कर रही है। हाँ, आखिर वोंग फूगी की रेप्यूटेशन तो पूरी तरह कूड़े जैसी है। आखिरकार लू रुयान ने मुंह खोला। आखिर तुम्हें मुझ में पसंद क्या है? मेरे होंठ का कोना हल्का सा फड़क गया। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। लू रुयान ने फिर पूछा, आखिर तुम्हें मुझ में पसंद क्या है? मेरे चेहरे की मुस्कान अटक गई। ऐसा तो होना ही नहीं था। मुझे इतना भरोसा था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा कि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। जो फूल मैं हाथ में पकड़े हुए था वो भी मैंने सड़क किनारे से ही उठा लिए थे। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी टांगें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा फिगर कर्वी है, तुम्हारी कमर बहुत पतली है और तुम्हारी बॉडी कमाल की है। मैंने बिना सोचे समझे जो दिमाग में आया वही बोल दिया। लू रुयान के चेहरे पर धीरे धीरे बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन फैलने लगी। जब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो मैंने उसे जल्दी करते हुए कहा, लू रुयान, सीरियसली हाँ या ना? बस सीधा जवाब दे दो। कैफेटेरिया का खाना खत्म होने वाला है। लू रुयान ने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ लीं और हल्की सी हंसी उड़ाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे वो चीजें पसंद नहीं जो दूसरे लोग पहले ही फेंक चुके हों। इतना कहकर उसने अपने बाल झटकते हुए पीछे मुड़ गई। उसके लंबे बाल हवा में एक खूबसूरत आर्क बनाते हुए लहराए और अपने पीछे एक हल्की मीठी खुशबू छोड़ गए। उसी पल मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस जोर से गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, तुमने लगातार 100 बार रिजेक्ट होने का टास्क पूरा कर लिया है। स्टोन कोल्ड हार्ट सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। पहला मिशन जारी किया जा रहा है। 3 घंटे के अंदर अपने कन्फेशन के किसी भी टारगेट से 5 पॉइंट्स का डिस्गस्ट लेवल हासिल करो। शुरुआती मिशन फंड्स के रूप में तुम्हें 500 UN जारी किए गए हैं। टास्क पूरा करने पर तुम्हें कैश रिवॉर्ड मिलेगा। मैं पूरे 1 सेकंड के लिए बेहद एक्साइटेड हो गया, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा उतर गया। मजाक कर रहे हो क्या? दूसरे लोगों के सिस्टम्स तो लाखों और करोड़ों ऐसे बांटते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं, और तुम मुझे सिर्फ 500 UN दे रहे हो। क्या हम यहाँ चैरिटी चला रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली। दूसरे लोगों के सिस्टम्स लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों उछाल रहे हैं और तुम मुझे सिर्फ 500 UN दे रहे हो? ये क्या है? चैरिटी ड्राइव। मैंने फिर गहरी सांस ली। शांत रहो, डीप ब्रेथ लो। यही रास्ता मैंने खुद चुना था।
मैं पहले ही इतना नरक झेल चुका हूँ, अब इस मोड़ पर हार नहीं मान सकता। मैंने अपने गुर्राते हुए पेट पर हाथ फेरा और कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। वहां इतनी भीड़ थी कि हर विंडो के सामने लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थीं। जैसे ही मैं लाइन में लगने वाला था, मेरे दिमाग के अंदर वही वॉइस फिर गूंज उठी। उसने मुझे 3 ऑप्शंस दिए। पहला, सामने खड़ी लड़की, मेरी क्लासमेट लीले के कंधे पर विनम्रता से हाथ रखकर पूछो कि क्या मैं उसकी जगह आगे खड़ा हो सकता हूँ। दूसरा, पूरे जोश के साथ उसके पास जाओ, बात शुरू करो और मजाक में कहो, अरे ये तो लीले है ना, पिछली बार तुमने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया था और मेरा दिल अभी तक टूटा हुआ है। थोड़े से कॉम्पेंसेशन के तौर पर मुझे लाइन में आगे आने देना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। तीसरा, कैफेटेरिया ट्रे से उसके हिप पर मारो, उसके कंधे पर हाथ रखो और उसे घटिया नजर से देखो। मेरे माथे पर तुरंत पसीना आ गया। ये तीसरा ऑप्शन, क्या ये मुझे सीधे जेल भिजवाना चाहता है? मैंने बिना एक पल गंवाए दूसरा ऑप्शन चुन लिया। अरे ये तो लेले है ना। मैंने जबरदस्ती एक फ्रेंडली स्माइल निकाली। हाँ, याद है पिछली बार तुमने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट किया था। वो दिल तोड़ देने वाला पल आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। थोड़ा कॉम्पेंसेशन देते हुए मुझे लाइन में आगे आने देना कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना। जैसे ही मैंने ये बात जोर से कही, कैफेटेरिया में मौजूद सभी लोगों की नजरें अचानक उसी पर टिक गईं। वो पहले से ही बहुत शाई थी, इसलिए उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, ओह ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं पीछे चली जाती हूँ। इतना कहकर वो सचमुच लाइन के आखिर में चली गई। क्लैक क्लैक क्लैक। उसने वाकई अपनी जगह मुझे दे दी। मेरे दिल में अचानक अपराध बोध की एक तेज चुभन उठी। आसपास मौजूद सभी लोग मुझे बेहद दुश्मनी भरी नजरों से घूरने लगे। तभी मेरे दिमाग में फिर वही वॉइस गूंजी, जाइल की हेट्रेड वैल्यू 5 पॉइंट्स बढ़ गई है। बधाई हो होस्ट, तुमने मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तुम्हें 500 यूएन का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। शुक्र था कि पिछले लगभग 3 महीनों में मेरी स्किन काफी थिक हो चुकी थी। खाना मिलने के बाद मैं रोस्ट पोर्क, रोस्ट गूस और छोटे चिकन ड्रम स्टिक्स से भरे कई छोटे कंटेनर्स लेकर जी लिले की टेबल पर पहुंचा। सॉरी, अभी जो हुआ वो बस मजाक था। मैंने सारे छोटे बॉक्सेस उसके सामने रख दिए। ओह हाँ, मेरे रूममेट ने मुझसे उसके लिए खाना लाने को कहा था, लेकिन बाद में उसने कहा कि अब उसे नहीं चाहिए, तुम ये सब रख लो। मेरे वहां से चले जाने के बाद जी लिलय ने सावधानी से मेरी पीठ की तरफ देखा, फिर अपनी ट्रे में रखी साधारण वेजिटेबल डिश की तरफ नजर डाली और धीरे से फुसफुसाई, थैंक्स। उसी समय मेरे दिमाग में फिर वही वॉइस गूंज उठी। जाइल की लोथिंग लेवल 10 पॉइंट्स कम हो गई। पहले गॉडेस के साथ सफलतापूर्वक बाइंड हो गए। जाइल लीले, फेस वैल्यू 92 पॉइंट्स, फिजिक 95 पॉइंट्स, पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड, हल्की सोशल एंजाइटी, होस्ट के प्रति करंट लोथिंग लेवल 30 पॉइंट्स। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। ये सुनकर कि उसकी लोथिंग कम हो गई है, मुझे आखिरकार थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और मैं तेजी से खाना खाने लगा। इसी बीच गर्ल्स डॉर्म में लू रुयन की मोटी बेस्ट फ्रेंड जैंग फे एक बड़ा चिकन लेग खाते हुए बड़बड़ाई, तुम्हें पता है वो स्कमबैग वंग फूगी अभी अभी तुमसे लव कन्फेस करके गया और उसके तुरंत बाद कैफेटेरिया में उस छोटी जाइल को इम्प्रेस करने पहुंच गया। उसने उसके लिए इतना सारा अच्छा खाना भी खरीदा। क्या घटिया प्लेयर है और कितना बेकार लूजर। गुस्से में लू रुयान ने अपना लंच बॉक्स एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने अपना सिर दोनों बाहों में छिपाते हुए डेस्क पर रख दिया और बोली, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। जैसे ही मैंने डॉर्म में कदम रखा, किसी ने पीछे से मुझे चोक होल्ड में जकड़ लिया। अगले ही पल मुझे सीधे बेड पर पटक दिया गया। आह आह आह, आराम से। रूममेट्स टंग्यू, संजवान और शाओलू भी तुरंत शामिल हो गए। तीनों ने मिलकर मेरी पूरी तरह से पूछताछ शुरू कर दी। अरे वांगफुगी, तू बड़ा चालाक निकला। लू गॉडेस के पास जाकर कन्फेशन भी कराया और हमें एक शब्द तक नहीं बताया। आज तेरी इस सिंप वाली आदत का अंत करके रहेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर कोशिश करनी ही थी तो कम से कम ऐसी लड़की चुनता जिसके यहाँ कहने की थोड़ी बहुत उम्मीद तो होती। पूरे कैंपस में सबसे इम्पॉसिबल लड़की को ही क्यों चुना? वो तीनों मुझे घेर कर लगातार बोलते रहे और आखिरकार मुझसे सहा नहीं गया। मुझे दया की भीख मांगनी पड़ी। मेरी गलती थी गाइज, मेरी गलती थी। तुम लोग मेरे बाप हो, ठीक है, मैं मान गया। ऐसा करते हैं, मैं तुम सबको बढ़िया फीस्ट खिलाता हूँ। अब तो छोड़ दो। तब जाकर उन तीनों ने मुझे छोड़ा। चल ठीक है, आज रात तेरे साथ बाहर चलकर ड्रिंक्स पीते हैं। हमें पता है रिजेक्ट होने के बाद तेरे ईगो को बहुत चोट लगी होगी। हाँ, अगर मन खराब है तो हमसे बात कर लेना। वैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट वाली ब्यूटी का अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, क्यों ना उसी पर ट्राई मारें। मुझे पता था कि वो लोग सिर्फ मेरी फिक्र कर रहे थे। मेरा दिल थोड़ा गर्माहट से भर गया। टेंशन मत लो गाइस, मैं अब मूव ऑन कर चुका हूँ। आज से मैं वांग फूगी अपने दिल को हमेशा के लिए लॉक कर रहा हूँ। दोपहर की क्लास में जैसे ही मैं रूम के अंदर गया, मेरे दिमाग में वही वॉइस फिर गूंज उठी। न्यू मिशन, 12 घंटे के अंदर इन्नेट चार्म फिजिक वाली गॉडेस जांग शाओयू के अंदर तुम्हारे लिए कुल 20 पॉइंट्स का डिस्गस्ट हासिल करो। मिशन फंड्स के रूप में 1000 यूएन जारी किए गए। करंट टोटल मिशन फंड्स 1500 यूएन। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी ग्रेसफुल चार्म
और वो दिल जीत लेने वाली मुस्कान, सच में वो जांग शाओयू ही थी। उसकी सिर्फ एक झलक ही किसी की आत्मा तक को मोहित करने के लिए काफी थी। मुझे अब भी याद था जब मैंने उसे कन्फेस किया था। मैं लगभग उसकी मासूम और मीठी एक्टिंग के जाल में फंस ही गया था, लेकिन आखिर में उसने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया था। मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या मैं उसके स्टैट्स देख सकता हूँ। अगले ही पल उसकी पूरी प्रोफाइल मेरे दिमाग में उभर आई। गॉडेस जांग शाओयू, लुक्स 99 पॉइंट्स, फिगर 98 पॉइंट्स, एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव डेटिंग हिस्ट्री, इनहेरेंट ट्रेट, बॉडी ऑफ सिडक्शन, पुरुषों को कठपुतली की तरह खेलने में माहिर, होस्ट के प्रति करंट डिस्गस्ट लेवल 50 पॉइंट्स। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। सबके अंदर मेरे लिए इतना ज्यादा डिस्गस्ट क्यों है? सिस्टम ने अपनी ठंडी मैकेनिकल वॉइस में जवाब दिया। होस्ट को सलाह दी जाती है कि पहले जिनांग यूनिवर्सिटी में अपनी रेपुटेशन पर एक नजर डालो। अचानक मेरे दिमाग में 3 ऑप्शंस उभर आए। पहला, मुस्कुराकर उससे पूछो कि उसके बगल वाली सीट खाली है या नहीं। दूसरा, उसे बिल्कुल इग्नोर करो, जाकर सीट पर बैठ जाओ और सिर नीचे करके सोने का नाटक करो। तीसरा, उसके पास बेहद क्रीपी अंदाज में जाओ, उसकी कमर में हाथ डालो, उसकी गर्दन के पास झुककर उसकी खुशबू सूंघो और कहो, हे ब्यूटीफुल, मेरे साथ बाहर चलोगी? मैंने आंखें घुमा लीं और बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा ऑप्शन चुन लिया। मैं सीधे जाकर सीट पर बैठ गया और तुरंत मरे हुए इंसान की तरह सिर झुकाकर पड़ा रहा। जांग शाओयू अपनी क्लासमेट्स के साथ बातें करने में व्यस्त थी। अचानक कोई बिना हेलो बोले उसके पास आकर बैठ गया। साफ था कि उसे ये बात पसंद नहीं आई। मैं लगभग महसूस कर सकता था कि उसके अंदर मेरे लिए डिस्गस्ट फिर से बढ़ गया है। मेरे अंदर हल्की सी खुशी दौड़ गई। लगता है मैंने सही ऑप्शन चुना। क्लास बेल बजी। मैं सीधा बैठ गया और उसकी तरफ देखा। जांग शाओयू ने सचमुच मुझे एक चार्मिंग और सेडक्टिव स्माइल दी। ये औरत सच में अलग ही लेवल की थी। कोई और होता तो अब तक मुझसे दूर भाग चुका होता। मैंने उसके दिमाग पर चढ़ने के नए तरीके सोचने शुरू कर दिए। पहले मैंने अपना एल्बो उसकी तरफ वाले डेस्क पर फैला दिया, फिर अपना पैर आगे बढ़ाकर गलती से उसके डिजाइनर शूज पर रगड़ दिया। उसके बाद मैंने जोर से जम्हाई लेने का नाटक किया और मेरा एल्बो जाकर उसके सिर से टकरा गया। फिर मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ और ऊप्स, मेरा एल्बो फिर से उसके सिर पर लग गया। लेकिन पता चला कि ये औरत शुरू से ही खुद को रोक कर चल रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। मैं जितना आगे बढ़ता वो उतना ही पीछे हट जाती। आखिरकार जांग शाओयू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मेरा अटेंशन चाहते थे? वेल, कंग्रेचुलेशंस, तुम सफल हो गए। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे तरीके बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अजीब सा चेहरा बनाकर ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये औरत सचमुच बिल्कुल अलग लेवल की थी। साफ था कि डेटिंग के मामले में वो एक प्रोफेशनल थी। मेरे जैसा वेटरन जिसने हर कन्फेशन में नाकामी झेली है, वो भी उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। नहीं, मैं ऐसे और इंतजार नहीं कर सकता। इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। हे जैंग, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। उसने उत्सुकता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो मुझे पूरी तरह पड़ चुकी हो। आखिरकार अब और सहा नहीं गया, है ना? लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। ठीक है, आज तुम्हारी कोशिश इतनी बेचारी थी कि मैं तुम पर एक एहसान कर देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सच में मान जाएगी। ठीक है, तय रहा, बाद में कांटेक्ट करता हूँ। समय आने पर मैं एक महंगे हाई एंड रेस्टोरेंट की बुकिंग करने ही वाला था। आखिर मेरे पास पूरे 10,000 यूएन थे, लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया। उसमें लिखा था कि डिस्गस्ट मिशन पूरा करते समय मैं सिर्फ मिशन फंड्स ही खर्च कर सकता हूँ। मैं वहीं रुक गया। क्यों? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट को फिर से सिंप या बिना दिमाग वाला बिग स्पेंडर बनने से रोकने के लिए। मैंने कुछ पल सोचा। बात में वाकई थोड़ा लॉजिक था। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई। लगता है डिनर प्लान दोबारा सोचना पड़ेगा। शाम के 7:30 बजे जांग शाओयू वहां पहुंच गई। उसने डीली व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी जो बार बार एक कंधे से फिसल रही थी, और डेनिम शॉर्ट्स उसकी लंबी चमकदार टांगों को और भी उभार रहे थे। ये औरत सचमुच एक टेम्पट्रेस थी। इतनी देर क्यों लगा दी? किसी लेडी को इतना इंतजार करवाते हैं क्या? उसने आधे मजाक और आधी नाराजगी के साथ कहा। सॉरी, मैंने जवाब दिया। बस अपने रूममेट्स को लेने गया था। क्या और भी लोग आ रहे हैं? उसके चेहरे पर साफ शौक दिखाई दिया। उसके चेहरे का वो भाव देखकर मुझे काफी संतोष हुआ। इतनी जल्दी मत करो, असली मजा तो अभी बाकी है। 10 मिनट बाद हम एक ऑल यू कैन ईट बीबीक्यू और हॉट पॉट रेस्टोरेंट में थे। मैं, मेरे तीनों रूममेट्स और जांग शाओयू, जो मुझे ऐसी नजरों से घूर रही थी जैसे मुझे वहीं मार डालेगी, एक ही टेबल पर बैठे थे। माहौल इतना ऑकवर्ड था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। जंग हायू ने कोहनी मारकर धीरे से कहा, ओए फुगी, ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था किसी हॉट गर्ल के साथ डेट होगी। मैंने मन ही मन सोचा, यही तो मैं चाहता था। मैं जानबूझकर उसे पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस महसूस करवाना चाहता था। तभी तो डिस्कस्ड पॉइंट्स मिलेंगे। उसी समय मेरे दिमाग में फिर 3 ऑप्शंस उभर आए। पहला ऑप्शन, ध्यान रखते हुए कहना, हे जैंग, मैंने सुना है तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। गाइस ध्यान रखना, कोई सी फूड मत लेना। लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं था। दूसरा ऑप्शन,
तुरंत उठकर ढेर सारा सी फूड उसके सामने रख देना और कहना, सॉरी जैंग, मुझे सी फूड बहुत पसंद है, गलती से ज्यादा उठा लाया, मेरी हेल्प कर दो और थोड़ा खा लो। तीसरा ऑप्शन, उसकी शर्ट पकड़कर उसके कान में कोई घटिया बात फुसफुसाना। मैंने आंखें घुमाई। जाहिर है मैं दूसरा ऑप्शन ही चुनने वाला था। मैंने सबको खाना लेने का इशारा किया। सी अर्चिन्स, फ्रेश ऑयस्टर्स, क्रॉफिश। हम सी फूड से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर लौटे और मैंने उसे सीधे जैंग शाओयू के सामने रख दिया। सॉरी जैंग, सच में माफ करना, मुझे सी फूड का बहुत शौक है और गलती से बहुत ज्यादा उठा लाया, जरा मेरी हेल्प कर दो और थोड़ा खा लो। वो एकदम चुप रह गई। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, क्या तुम इससे भी ज्यादा बेहुदा हो सकते हो? गुस्से की एक लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। मैं लगभग अपनी चॉपस्टिक्स तोड़ ही देता। जैंग शाओयू पूरे समय सिर झुकाए बैठी रही। उसने एक निवाला तक नहीं खाया। वो अपना पेट भी पकड़े हुए थी। मैंने ये देखा तो मेरे अंदर हल्का सा अपराध बोध जाग गया। आखिर मुझे पता था कि उसे सी फूड से एलर्जी है, फिर भी मैंने ऐसा किया। मैंने एक कप गर्म पानी मंगवाया और उसके हाथ में दे दिया। उसने कप लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, मुझे लगता है अब मुझे कैंपस वापस जाना चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। मेरे रूममेट्स अपनी नजरों से मुझे चीयर कर रहे थे, जबकि मैं उसे राइड शेयर कार से उतरने में सहारा दे रहा था। पूरे रास्ते हम दोनों के बीच एक शब्द तक नहीं बोला गया। स्कूल पहुंचने के बाद जैसे ही हम कार से उतरे, जैंग शाओयू अचानक लड़खड़ाई और एक तरफ गिरने लगी। हे, तुम ठीक हो? मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और गर्ल्स डॉर्म की तरफ चलने लगी। जब हम पेड़ों से घिरे छोटे रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक कोई हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट जंग हाओ था। उसने एक साफ सुथरा व्हाइट सूट पहन रखा था और हाथ में पीले रोजेस का बुके था। जंग शाओयू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंग शाओयू ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। इस वक्त उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि जिंग हाओ से निपटने की उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जंग हाओ बिना पीछे हटे एक कदम आगे बढ़ा। आज रात की मूनलाइट कितनी खूबसूरत है। अपने दिल की बात तुम्हें बताने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। जंग शाओयू का शरीर फिर से लड़खड़ाया और वह सीधा मेरी बाहों में आ गिरा। ये देखकर जंग हाओ की आंखें पूरी तरह फैल गईं। तुम वही अल्टीमेट एस वंग फूगी नहीं हो? हमारा कैंपस गॉडेस से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने होंठ सिकोड़ लिए। अल्टीमेट एस? रहने भी दो, कम से कम मुझे हार्टलेस प्लेबॉय तो कहो। ठीक है, सॉरी सीनियर जांग। मैंने जांग शाओयू को अपने और करीब खींच लिया। इस पर तो मैंने पहले ही क्लेम कर लिया है, तुम किसी और को ढूंढ लो। नहीं, जांग हाओ ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने बुके जमीन पर गिरा दिया और दर्द से चीखते हुए दूर भाग गया। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जांग शाओयू का चेहरा हर सेकंड और खराब होता जा रहा था, इसलिए मैं तुरंत उसे सहारा देकर गर्ल्स डॉर्म के एंट्रेंस तक ले गया। रास्ते से गुजर रही एक फीमेल स्टूडेंट से मैंने जांग शाओयू को उसके रूम तक पहुंचाने की मदद मांगी। जब मैंने उन्हें उसे अंदर ले जाते देखा, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। किसी को खाना खिलाने ले जाना लगभग एक डिजास्टर बन गया था, लेकिन कम से कम मिशन तो सफल हो गया। आधे घंटे बाद मैं ब्राउन शुगर जिंजर टी, प्लेन राइस पॉरेज, कुछ हीटिंग पैड्स और कुछ बेसिक ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद कर लाया। मैंने डॉर्म मैनेजर से बहुत विनती की और उनसे कहा कि ये सब जांग शाओयू के डॉर्म रूम तक पहुंचा दें। मैंने अंदर एक नोट भी रख दिया, स्टूडेंट जांग, आज रात जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब हम साथ खाना खाएंगे तो टेबल पर बिल्कुल भी सी फूड नहीं होगा। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि वोंग फूगी के दिमाग में वही आवाज फिर गूंज उठी। जांग शाओयू का डिस्गस्ट लेवल 30 पॉइंट्स कम हो गया है। गॉडेस जांग शाओयू के साथ सफलतापूर्वक बॉन्ड स्थापित हो गया है। करंट डिस्गस्ट लेवल अब 45 पॉइंट्स है। लगता है उसे केयर पैकेज मिल गया। मैंने राहत की सांस ली। आज रात बफे पर 940 युएन खर्च हुए। सिस्टम फंड्स में अब 560 युएन बचे हैं और मेरे पास 60,000 कैश है। यानी अब मैं कैंपस का छोटा मोटा अमीर लड़का बन चुका हूँ। शनिवार को मैं हमेशा की तरह जिम गया। मुझे ट्रेडमिल पर सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि एक नया मिशन सामने आ गया। मिशन ट्रिगर्ड, 48 घंटे के भीतर सिचुआन गर्ल के करीब जाओ। रिवॉर्ड 5 से 35 पॉइंट्स और 2000 युएन मिशन फंड्स। करंट एक्यूमुलेटेड मिशन फंड्स 2560 युएन। पलक झपकते ही मैंने देखा कि एक मेल जिम इंस्ट्रक्टर एक लड़की से माफी मांगते हुए कह रहा था, देखिए ब्यूटी, हम यहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाते और जो पेमेंट आप दे रही हैं, चलिए बस इतना कह देता हूँ कि वो काफी नहीं है। वह लड़की श्वानलिंग थी, सिचुआन की एक बिल्कुल फायर क्रैकर जैसी लड़की। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी टांगों को देखकर लगता था कि उनमें जबरदस्त ताकत भरी हुई है। मैं उसके पास गया और बोला, हे जूनियर, हेलो, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? श्वानलिंग ने अपनी तीखी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तुनकते हुए बोली, अच्छी कोशिश है जर्क, मुझ पर लाइन मारने की कोशिश मत करो। ज्यादा कोशिश की तो तुम्हें यहीं नॉकआउट कर दूंगी। मेरी आंख फड़क गई।
लगता है ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जूनियर, तुम गलत समझ रही हो। मैं भी जिंक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं पहले भी तुमसे अपने दिल की बात कह चुका हूँ। वह कुछ देर तक मुझे घूरती रही, फिर अचानक ताली बजाई। ओह, अब याद आया, तुम वही टोटल प्ले बॉय स्कमबैग हो। मैंने सुना है कि तुम 100 से भी ज्यादा लड़कियों को कन्फेस कर चुके हो और हर बार रिजेक्ट हुए हो। क्या ये सच है? ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे दिल में छुरा घोंप दिया हो। जल्दी से बात बदलनी पड़ेगी। तो क्या तुम सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हो? वह तुरंत मायूस होकर बोली। हाँ, लेकिन मेरा वॉलेट इसकी इजाजत नहीं देता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई सस्ता ऑप्शन नहीं मिला। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या संयोग है। चिंता मत करो जूनियर, मुझे महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की एक अच्छी टेक्निक आती है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। उसने भौहें सिकोड़कर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं पहले से तैयार था। जरा सोचो, मैं पूरे स्कूल का सबसे नोटोरियस प्ले बॉय हूँ। अगर तुम मेरी ट्रेनिंग पूरी कर लेती हो और उसके बाद मैं भी तुम्हारे करीब नहीं पहुंच पाता, तो फिर कोई भी क्रीप जिंदगी में दोबारा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सही है ना? श्वान को अचानक जैसे सब समझ आ गया। ओह, ये तो सही बात है। तुम्हारे जैसे स्कम को लड़कियों से पंगा लेने का काफी एक्सपीरियंस होगा। शायद मैं सच में तुमसे कुछ सीख सकती हूँ। वह थोड़ी देर रुकी। लेकिन ये तो बहुत महंगा लगेगा। मैं लेसन्स अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने थोड़ा सोचा। पूरे कोर्स के सिर्फ 300 बक्स, बस इतना ही। ये 300 हर सेशन के नहीं है। शुरुआत से लेकर आखिर तक, जब तक तुम पूरी तरह प्रो नहीं बन जाती, सब कुछ इसमें शामिल है। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना? श्वान ने खुशी खुशी 300 बक्स दे दिए। उसे डर था कि कहीं मैं अपना फैसला बदल न दूं। मैंने उससे कहा, एक सेकंड रुको। मैं मुड़ा और फ्रंट डेस्क की तरफ चला गया। प्राइवेट रूम का कितना लगेगा? एक सेशन के 200, पूरे हफ्ते के 1000। अगर सिर्फ 2888 में प्लेटिनम कार्ड अपग्रेड कर लें तो 1 महीने की फ्री एक्सेस भी मिल जाएगी। मैंने अपना कार्ड निकाला और सिस्टम अपग्रेड कर दिया। मेरे बैलेंस से तुरंत 2888 यूएन गायब हो गए। अब मेरे पास 472 यूएन बचे थे। काम खत्म करके मैं वापस आया तो श्वान ने राहत की सांस ली। मुझे लगा तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए। मैंने आंखें घुमा दी। तुम्हारे 300 बक्स तो अभी मैंने जितना खर्च किया है उसके सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं है। चलो प्रैक्टिस के लिए प्राइवेट रूम चलते हैं, या फिर यहीं बाहर रहकर सबके सामने मंकी की तरह घूरे जाना चाहती हो? श्वान तुरंत मेरे पीछे पीछे चल दी। ट्रेनिंग शुरू हुई। मेरे दिमाग में मौजूद प्रोफेशनल सेल्फ डिफेंस गाइड फॉर वुमेन के हिसाब से मैं उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाने लगा। जब कोई अटैकर पीछे से तुम्हारी गर्दन पकड़ ले तो सिर्फ ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश मत करना। तुम्हें अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसकी कमर पर जोरदार एल्बो स्ट्राइक मारनी होगी। इसी तरह तुम खुद को छुड़ा सकती हो। श्वान धीरे धीरे टेक्निक समझने लगी और काफी एक्साइटेड हो गई। आओ आओ, इस बार तुम अटैकर बनो और पीछे से मुझ पर हमला करो। मैं उसके पीछे गया और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। मेरी हथेलियां उसके कॉलर बोन से छू गईं, जिस पर हल्की सी पसीने की नमी थी। मेरा दूसरा हाथ उसके सीने की तरफ हमला करने का नाटक करने लगा। गाइड के मुताबिक उसे अपना सिर पीछे मारकर मेरी ठुड्डी पर वार करना था, साथ ही मेरी किडनी पर एल्बो मारकर तुरंत घूम जाना था। यही आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन असलियत में मेरा शरीर रिफ्लेक्स से खुद ही एक कदम पीछे हट गया और उसका वार पूरी तरह बच गया। उसी पल जब उसने घूमने की कोशिश की, मेरे हाथ अचानक काबू से बाहर हो गए और उसकी स्कर्ट को पकड़कर नीचे खींच बैठे। मैंने उसे जोर से नीचे खींच दिया। हम दोनों सदमे में जम गए। शुक्र है इस प्राइवेट रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे, और शुक्र है उसने अंदर सेफ्टी शॉर्ट्स पहन रखे थे। मैं पूरी तरह स्तब्ध था और मन ही मन चीख रहा था, धत्त तेरे की सिस्टम, तुमने कभी नहीं बताया कि ये विमेन सेल्फ डिफेंस असल में ऐसे काम करती है। तभी मेरे दिमाग में एक मेन्यू उभर आया। ऑप्शन 1, ईमानदारी से माफी मांगो। सॉरी जूनियर। अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ रिफ्लेक्स था तो क्या तुम यकीन करोगी? ऑप्शन 2, बिल्कुल शांत रहो। देखा, ये इस बात का एग्जाम्पल था कि क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरे साथ रहो, मैं वादा करता हूं कि कोई भी अटैकर दोबारा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ऑप्शन 3, एक क्रीप बन जाओ। इससे भी ज्यादा घटिया बात कहो। मेरे होंठ फड़क उठे, लेकिन मैंने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखा, ये इस बात का एग्जाम्पल था कि क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है लिटिल ब्रैट, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास मैं हूँ। जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी कोई भी थक तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका अनोयंस लेवल 10 पॉइंट्स बढ़ गया है। वह नीचे झुक गई और उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। ठीक है, तुमने मेरी स्कर्ट खींची। मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम पूरे के पूरे परवर्ट हो। ये सब तुमने पहले से प्लान किया था, है ना? ऊपर से पैसे भी ले रहे हो और मेरा फायदा भी उठा रहे हो। वाह, सब कुछ कितना अच्छे से सोच रखा है तुमने। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। अगर तुम इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती
तो किसी असली अटैकर का सामना कैसे करोगी? अगर सीखना नहीं चाहती तो मैं अभी तुम्हारी ट्यूशन रिफंड कर देता हूँ। तभी श्वान ने अपना हाथ जोर से मेरे कंधे पर रखा। उसकी आंखों में जिद की आग जल रही थी। बिल्कुल सीखना चाहती हूँ और मैं इसे पूरी तरह मास्टर भी करूंगी। अभी तुम्हारे हाथों थोड़ा बहुत फायदा उठ जाना बाद में किसी क्रिमिनल के हाथों असॉल्ट होने से कहीं बेहतर है। इसीलिए मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। आ जाओ परवी सीनियर, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। और फिर उस दोपहर से लेकर रात के ठीक 9 बजे तक प्राइवेट जिम रूम के अंदर श्वान की गुस्से और जान लेने वाली चीखें बार बार गूंजती रहीं, जबकि मैं इस कमबख्त सेल्फ डिफेंस क्लास की उन्हीं टेक्निक्स का बार बार शिकार बनता रहा। एक मूव में गलती से उसकी सेफ्टी शॉर्ट्स नीचे खिंच जाती, दूसरी टेक्निक में उसकी स्पोर्ट्स ब्रा सिर के ऊपर तक खिंच जाती। एक ऐसी मूव सिखाते समय जिसमें पैरों को काफी फैलाना पड़ता था, मैंने नीचे झुककर उसे उठा लिया और उसका पूरा शरीर हवा में लटका दिया। उसका अनॉयंस लेवल फिर से 20 पॉइंट्स बढ़ गया, लेकिन आखिरकार मेहनत रंग जरूर लाती है। मिशन पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ 5 और पॉइंट्स चाहिए थे। मैंने तय किया कि अब इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने उसका पैर पकड़ा और जोर से ऊपर धकेल दिया, जिससे उसका पूरा फुल स्प्लिट हो गया। फिर मैंने उसकी थाई की मुलायम स्किन को जोर से छुटकी काटी। मेरी उम्मीद के विपरीत उसने सिर्फ भौहें सिकोड़ लीं और दांत भींचकर दर्द सह लिया। ये इतना भी सह सकती है? लगता है अब उसे इसकी आदत पड़ने लगी है। ये ठीक नहीं है। एक टेकडाउन मूव करते समय मैंने जानबूझकर अपना दूसरा हाथ उसके चेस्ट पर रख दिया। हालांकि उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुझे परवर्ट कहा, फिर भी मुझे जिस डिस्गस्ट की जरूरत थी उसका कोई संकेत नहीं मिला। पता ही नहीं चला और समय खत्म हो गया। काफी देर हो गई है। कल दोपहर 3 बजे हमेशा वाली जगह मिलना। फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता था। शुक्र है मिशन की टाइम लिमिट 48 घंटे थी। श्वान पूरी दोपहर ट्रेनिंग करके पसीने से भीग चुकी थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। तुम बड़े परवर्ट हो, बस इंतजार करो, मैं ये जरूर सीखूंगी। उसने गाल फुलाए, अपने कपड़े उठाए और चली गई। वापस आते समय मैंने यूं ही एक आइसक्रीम बार खरीद ली, लेकिन जैसे ही रैपर खोला आइसक्रीम सीधे जमीन पर गिर गई। मैं फर्श पर पिघलती हुई उस आइसक्रीम को घूरता रह गया और ऐसा लगा जैसे उसके साथ मेरा दिल भी पिघल गया हो। मैंने अभी तक एक भी बाइट नहीं ली थी। जैसे ही खाने वाला था, हाथ फिसल गया और आइसक्रीम धप्प से जमीन पर जा गिरी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सिर घुमाया और जिलेले की नजरों से नजर मिली। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे लिए उसकी नजर और भी ठंडी हो गई थी। शायद उसे लगा कि मैं खाना बर्बाद करने वाला इंसान हूँ। तो बात ऐसी है, ये लड़की बिल्कुल मिनिमलिस्ट है और बेकार की बर्बादी से नफरत करती है। तभी सड़क किनारे से एक छोटा सा काला बिल्ली का बच्चा दौड़ कर आया, गिरी हुई आइसक्रीम के पास बैठ गया और उसे धीरे धीरे चाटने लगा। जब मैंने फिर से येलेले की तरफ देखा तो उसके चेहरे की बर्फ जैसी सख्ती थोड़ी नरम पड़ चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा, तो ये तरीका भी काम करता है। अब तो ये काफी आसान होने वाला है। जब तक मैं उन गॉडेसेस को, जो पहले से ही मुझसे नफरत करने वाली हैं, और नाराज कर सकूं, मुझे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। मुझे किसी नई योजना पर मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा मूड होने की वजह से मैंने 2 आइसक्रीम बार्स खरीद लीं। हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए मैं जी लीले के पास गया और बिना कुछ कहे एक आइसक्रीम उसके हाथ में थमा दी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं वहां से निकल गया। अगले दिन मैंने पूरी रात तैयारी की। आज मुझे हर हाल में उस स्पाइसी और फाइस्टी लड़की वेन जुवानलीन को मिशन के लिए जीतना था। जैसे ही हम मिले, मैंने शरारती अंदाज में उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दे दी। यो लिटिल फ्रेशमैन, आज फिर से गलत एग्जाम्पल बनने के लिए तैयार हो? हैरानी की बात यह थी कि मैंने उससे इतना हल्के और छेड़ने वाले अंदाज में बात की, फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। लगता है कल जो मैंने किया था वह काफी नहीं था। अब उसे उसकी इम्यूनिटी बन चुकी थी। ये ठीक नहीं था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब मामला एक स्तर और ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे 1 घंटे की शांत ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना हमला शुरू किया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारा फॉर्म पूरी तरह गलत है। उसने भौहें सिकोड़ लीं। क्या आपने ही तो ऐसे सिखाया था? मैं आगे बोला। देखो, अगर कोई दूसरी लड़की अभी यही मूव करती तो बिल्कुल ठीक होता, लेकिन तुम अलग हो। उसने पूछा। मैं कैसे अलग हूँ? तुम्हारा चेस्ट, वो तो बहुत छोटा है। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखों में जलती हुई आग और भड़क गई। बस अब बात बन रही है। आखिरकार असर हो रहा है। मैंने मौका देखकर बात आगे बढ़ाई। सच कहूं तो तुम्हें इसकी इतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तुम तो बिल्कुल रनवे जितनी फ्लैट हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई अटैकर वहां कुछ पकड़ भी पाएगा। उसकी मुट्ठियां कस कर भींच गईं। वैसे तुम थोड़ा पपाया मिल्क क्यों नहीं पीती? सुना है उससे फायदा होता है। उसकी सांसें तेज होने लगीं। ओह हाँ, एक और तरीका भी है उन्हें बड़ा करने का। एक बॉयफ्रेंड बना लो, फिर उससे मदद ले लेना। उसकी कनपटी पर नस उभर आई। असल में लिटिल जूनियर, तुम्हारे फ्लैट चेस्ट से ज्यादा मुझे तुम्हारा बैक साइड पसंद है। शायद उसका फील ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे समझ आ गया कि वह अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुकी थी। और ठीक उसी पल मुझे महसूस हुआ कि जानकारी का एक जबरदस्त सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा। अनगिनत पॉप सॉन्ग्स,
जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हर मेलोडी और हर लिरिक मेरी याददाश्त में ऐसे दर्ज हो गई जैसे हमेशा से वही मौजूद हो। मैं अभी इस बात पर खुश होना ही शुरू हुआ था कि अगले ही पल श्वान की आंखें मानो दो जलती हुई लपटों में बदल गईं और उसने एक ही झटके में मेरी कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में मुझे मार डालने वाली नजर देखते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया काम से। इस बार तो मैं सच में खत्म हो गया। मैंने सिचुआन और चोंगचिंग की टी-रेक्स को नाराज कर दिया है। क्या मैं आज इस जिम से जिंदा बाहर भी निकल पाऊंगा? जूनियर, शांत हो जाओ, बस एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ। श्वान ने ठंडी और तीखी हंसी छोड़ी, फिर अचानक मेरा दायां हाथ जोर से खींच लिया, अपना बायां पैर जमा दिया और एक शानदार स्पिन के साथ मुझे पूरी ताकत से शोल्डर थ्रो दे मारा। जोरदार धमाके के साथ मैं बुरी तरह फर्श पर जा गिरा। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की हर हड्डी टूटकर बिखरने वाली हो। श्वान ऊपर से मुझे घमंडी मुस्कान के साथ देख रही थी। अब काफी अच्छा लग रहा है, तो बताइए सीनियर, मेरी टेक्निक अब काफी अच्छी हो गई है ना? मैं गया। इस बार तो सच में खत्म हो गया। जिंक यूनिवर्सिटी के सभी लड़कों से मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने अपने हाथों से एक फीमेल टी-रेक्स को ट्रेन करके दुनिया में छोड़ दिया है। ट्रेनिंग खत्म हो गई। मैं कहने ही वाला था कि हमारी लेसन्स अब पूरी हो गई हैं, लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगले सैटरडे दोपहर 3 बजे, लेट मत होना, तुम पूरे के पूरे परवर्ट। मैं अपनी दर्द करती कमर पकड़कर लंगड़ाता हुआ डॉर्म वापस लौटा। तंगा मेरे पास आया और मेरी पीठ पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आह यार, मारना है क्या? क्या हुआ? कब से इतने नाजुक हो गए? सन X1 हंसते हुए बोला। रिच किड, तुम टेम्पट्रेस बनने का रोल कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं निभा रहे। जरा बताओ तो, कहीं तुम और जेंग शावो होटल में कुछ ज्यादा ही बिजी तो नहीं थे? दफा हो जाओ, बेकार की बातें मत बनाओ। मैं बस गिर गया था। तीनों रूममेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ छेड़ते हुए बोले, ओह बस गिर गए थे, है ना? मैंने आंखें बड़ी कर ली। मैं सच में गिरा था। तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? तीनों ने बस मुझे ऐसी नजर से देखा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तभी शालू अचानक बोला, फुगू, क्या तुम आज जिम में किसी फ्रेशमैन पर लाइन मारने गए थे? मैं एकदम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? शलू ने अपना फोन निकाला। उस पर जिनचांग यूनिवर्सिटी के गॉसिप पेज की एक पोस्ट खुली हुई थी। उसका टाइटल इतना अटेंशन ग्रैबिंग था कि नजर हट ही नहीं सकती थी। प्लेबॉय ने आखिरकार अपनी बुरी नजरें मासूम फ्रेशमैन तक पहुंचा दी। साथ लगी हुई फोटो बिल्कुल उसी पल की थी जब श्वान और मैं बहुत करीब खड़े थे। उस एंगल से देखने पर सच में ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ हो। फूगी, सच सच बता, क्या तुम फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आए हो? मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं, उसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखना था। उसने ट्यूशन फी दी तो मैंने उसे कुछ बेसिक मूव्स सिखा दिए। संजवान उत्साहित होकर चिल्लाया, धत्त, इतनी प्यारी और सुंदर फ्रेशमैन से तुमने पैसे भी ले लिए? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं तो उसे सिखाने के लिए खुद पैसे दे देता। मैंने उसे घूर कर देखा। श्वान, तुम्हें अभी जेंटल लग रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें अभी तक उठाकर नहीं पटका है। वो इंसान नहीं, भेष बदलकर घूमने वाली टेरानोसॉरस रेक्स है। देर सबेर वो तुम सबको, हाँ तुम सब अंधे लोगों को, एक एक करके कमरे के उस पार फेंक देगी। देखते ही देखते अगला दिन आ गया। मैंने एक रैंडम म्यूजिक इलेक्टिव चुन लिया था। सोच रहा था कि पीछे वाली रो में बैठकर थोड़ी नींद पूरी कर लूंगा, लेकिन अचानक पूरे क्लासरूम में हलचल मच गई। मैंने सिर उठाकर देखा और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लियू रुआन और जंग शाओयू, कैंपस की दो सबसे बड़ी गॉडेसेस, सच में साथ साथ अंदर आई थीं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जांग शाओयू कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। लू रुयुन का हाथ पकड़े हुए सीधे उसी खाली रो की तरफ चली आ रही थी जहां मैं बैठा था। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई बैठा है? मैंने मुस्कुराती हुई जांग शाओयू को देखा, फिर बर्फ जैसी शांत लू रुयन की तरफ देखा और कुछ पल के लिए पूरी तरह चकरा गया। नहीं, बैठ जाइए। शाओ, तुम अंदर बैठो। जांग शाओ ने लू रुयन को हल्का सा धक्का देकर मेरे बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठा दिया। उसका आधा शरीर मेरी तरफ झुक गया और उसकी हल्की सी मीठी खुशबू सीधे मेरी नाक तक पहुंच गई। लू रुयन ऐसे उछलकर पीछे हटी जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, फिर जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। उसने मुझे ठंडी नजर से घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो? किसने कहा था कि इतनी जगह घेर कर बैठो? मेरी आंख फड़क गई। सीरियसली? पूरी रो में सिर्फ मैं अकेला बैठा था। इसमें भी गलती मेरी हो गई। फिर भी मैं थोड़ा और किनारे खिसक गया ताकि उसके लिए ज्यादा जगह बन सके। जो बैक रो कुछ ही पल पहले पूरी तरह खाली थी, कुछ ही मिनटों में उन लड़कों से भर गई जो यह खबर सुनते ही दौड़े चले आए थे। क्लास आधी होने पर म्यूजिक टीचर ने ताली बजाई। ठीक है क्लास, आज का दिन काफी खास है। क्या कोई है जो स्टेज पर आकर हमारे लिए लाइव परफॉर्मेंस देना चाहे? पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो फिर मुझे किसी को खुद बुलाना पड़ेगा। लू रुएन, क्यों ना तुम आकर सबके लिए कुछ बजाओ? ये सुनते ही पूरे कमरे में जोरदार तालियां गूंज उठीं। आइस क्वीन धीरे धीरे एक गर्वीले और खूबसूरत व्हाइट स्वॉन की तरह उठी। वह पियानो तक गई और उसके सामने बैठ गई। उसके नाजुक हाथ हल्के से पियानो पर टिके और उसकी पतली उंगलियां कीज को छूने लगीं। अगले ही पल सुंदर सुर बहते हुए झरने की तरह पूरे कमरे में फैल गए।
उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद पियानो का हिस्सा बन गई हो और पूरे हॉल का सबसे चमकता हुआ केंद्र बन चुकी हो। जैसे ही गीत खत्म हुआ, तालियां बहुत देर तक रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट लू रुयन के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। 1 मिनट। मैं अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। पूरे क्लासरूम की निगाहें एक साथ मुझ पर टिक गईं। मैंने गहरी सांस ली और सीधे प्रोफेसर लू रुयन की तरफ देखा। मैं भी ऊपर आकर कोशिश करना चाहता हूँ। मैं एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। लू रुयान, क्या आप मेरे लिए पियानो अकम्पनीमेंट बजाएंगी? प्रोफेसर की अनुमति मिलने के बाद और क्लासमेट्स की हल्की फुल्की तालियों के बीच मैं पोडियम तक पहुंच गया। लू रुआन, क्या आप मेरा अकम्पनीमेंट करेंगी? मेरी सीधी और गहरी नजरों का सामना करते हुए वह जाने क्यों अचानक नर्वस हो गई। उसका दायां हाथ अनजाने में अपनी स्कर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने सिर्फ ठंडी सी आवाज में कहा, हूँ, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो उसकी यूजुअल रिएक्शन थी। मैंने अपने दिमाग में मौजूद म्यूजिकल स्कोर को स्टैंड पर रख दिया। एक हल्की, खुशमिजाज और अपबीट मेलोडी धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। क्लासरूम धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गया। जो क्लासमेट्स पहले मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे, वे अब पूरी तरह हैरान रह गए थे। खासकर सामने बैठी लड़कियां, जिनकी आंखें सचमुच चमकने लगी थीं। समर लगभग खत्म होने वाला है, कृपया इतनी सारी आइसक्रीम खरीदना बंद कर दो। तुम जानते हो मैं कैसा महसूस करता हूँ। ऑडियंस में बैठी लड़कियों की धीमी फुसफुसाहट मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उन सबको लग रहा था कि यह एक लव सॉन्ग है जिसे मैंने खास तौर पर लू रुआन के लिए कन्फेस करने के लिए लिखा है। लू रुयन ने भी उनकी बातें सुन ली थीं। मैंने उसे सिर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए देखा। उसकी क्यूरियोसिटी अपने चरम पर पहुंच गई थी और उसकी आंखें मेरी गहरी मोहब्बत से भरी नजरों से टकरा गईं। वह इतना घबरा गई कि उसकी उंगलियां फिसल गईं और उसने गलत नोट बजा दिया। ऐसा लग रहा था कि इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस अब खराब होने वाली है। मैंने एक पल भी नहीं घमाया। मैं आगे बढ़ा और पीछे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी। मैंने धीरे से अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए। उसके हाथ चौड़े और गर्म थे। हम दोनों ने रिदम के साथ फिर से बजाना शुरू किया और पूरा परफॉर्मेंस दोबारा सही ट्रैक पर लौट आया। मेलोडी फिर से चमकदार और खुशगवार होकर पूरे हॉल में फैल गई। ये सॉन्ग सिर्फ तुम्हारे लिए है, चाहे इसका स्टाइल कोई भी हो। इसका मकसद सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी लाना है। मेरी आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास थी। मेरी सांसों की गर्माहट उसके गाल और कान की लौ को हल्के से छू रही थी। हम दोनों की साथ बजाई हुई मेलोडी पहले से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली लग रही थी। तुम्हारे लिए मैंने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया तक छोड़ सकता हूँ, क्यों नहीं? लेट समर की ठंडक में भी एक हल्की सी गर्माहट होती है। बदलते मौसम रंगों से पूरी दुनिया को रंग देते हैं। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, पूरा क्लासरूम कान फाड़ देने वाली तालियों से गूंज उठा। इस बार की तालियां पहले से कम 10 गुना ज्यादा जोरदार थीं। मैंने धीरे धीरे उसके हाथ छोड़ दिए। जैसे ही मैंने हल्का सा सिर घुमाया, मैं खुद को लू रुइन के बिल्कुल सामने पाया। हमारे बीच 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी थी। ऐसा लग रहा था कि बस हल्की सी हरकत हुई और दोनों के होंठ टकरा जाएंगे। लू इयन का दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह खाली हो गया। उसके गाल उबलती भाप की तरह लाल हो गए। अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों की हैरान नजरों के सामने उसने पूरी ताकत से मुझे धक्का दे दिया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। लड़खड़ाकर पीछे गिरा और मेरी कमर सामने वाली डेस्क के कोने से जोर से टकरा गई। मेरी बेचारी कमर पर एक और जबरदस्त चोट पड़ गई। फिर वह लाल चेहरे के साथ ऐसे क्लासरूम से भागी जैसे जान बचाकर भाग रही हो। पूरा कमरा सदमे में डूब गया। म्यूजिक टीचर सहित हर कोई मुंह खोले वहीं खड़ा रह गया। मैं अपनी दर्द करती कमर पकड़कर पहले से भी ज्यादा उलझन में था। अभी हुआ क्या? उसने मुझे इतनी साफ नफरत के साथ धक्का दिया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं और ताकतवर हुआ हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मेरे लिए नफरत पहले ही अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुकी हो, यानी वह पूरी तरह मैक्स हो गई हो और अब उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती? जरूर यही बात है। लगता है अब मुझे सबसे पहले किसी तरह उसके फेवरेबिलिटी को बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी आखिरकार घंटी बज गई, जो इस बात का संकेत थी कि क्लास खत्म हो चुकी है। अगले ही पल लड़कियों की भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अरे वांग फुगी, तुमने अभी जो गाना गाया वो इतना अच्छा था। क्या तुमने उसे खुद लिखा है? फुगी, हमें बताओ, आखिर लू रुइन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर मेरा सिर बुरी तरह दर्द करने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि पूरे शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। मेरी कमर का निचला हिस्सा, जो कुछ देर पहले तक दर्द कर रहा था, पूरी तरह ठीक हो गया। दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। अजीब है, मैं जैसे ही डॉर्म वापस आता हूँ, फिर कौन मुझसे नफरत करने लगता है। तंगहायू और सुनजवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सचमुच उन्होंने मुझे बेड पर दबाकर रखने के लिए जी जान लगा दी। फुगे, आखिर तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? वो सब छोड़ो, पहले सच सच बताओ, तुमने गाने लिखना कब सीख लिया? इतने लंबे समय तक हमसे ये बात कैसे छिपाई? आखिरकार मैं उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया।
हाँफते हुए मैंने वहीं खड़े खड़े एक कहानी गढ़नी शुरू कर दी। देखो दोस्तों, मैं हर एक दिन अपने प्यार का इजहार करता रहा और हर बार रिजेक्ट होता रहा। मैंने हर तरह की कड़वाहट और हार्ट ब्रेक झेला है। फिर पता नहीं कैसे अचानक मुझे एक एपिफनी हुआ। मैंने प्यार को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया। बस वहीं से मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए। दोनों ने मेरी तरफ पूरी तरह अविश्वास से देखा। मुझे उन्हें और समझाने की कोई परवाह नहीं थी। संजवान ने फिर पूछा, रुको, तुम फिर से लोगों के सामने कन्फेशन क्यों कर रहे हो? हमने तो तय किया था कि तुम ये सब छोड़ चुके हो। मैंने एक पल सोचा, फिर पूरी ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, इस बार मैं किसी और के पीछे नहीं गया हूँ। मैं सच में लू रुयान को सीरियस तरीके से परस्यू कर रहा हूँ। इससे साबित होता है कि मैं एक लॉयल आदमी हूँ। उसने मुझे दूर धकेल दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरी परीक्षा थी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इसी तरह कोशिश करता रहा तो एक दिन मैं उसका दिल जरूर जीत लूंगा। भले ही दोनों मुझे पूरी नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे थम्स अप दे दिया। कुछ दिन बाद मैंने लू रुइन के लिए जो गाना गाया था, व्हाई नॉट, वो स्कूल फोरम पर वायरल हो गया। इससे एक टोटल प्लेबॉय के रूप में मेरी रेप्यूटेशन भी काफी बेहतर हो गई। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। अगर डिस्कशन पॉइंट्स ही खत्म हो गए तो मेरा सिस्टम पूरी तरह बेकार नहीं हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद हालात बदल गए, सीन बदल गया। गुस्से से भरा टंगायू अपना फोन सीधे मेरे चेहरे के सामने ले आया। स्क्रीन पर कुछ नए हिट पीस आर्टिकल्स खुले हुए थे। फुगाए, ये देखो, ये पूरी तरह बदनामी फैलाने वाली बात है। भगवान के लिए इसे देखो फूजी, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। धत्त तेरे की, कैसी प्लेजरिज्म। प्लेबॉय ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अबॉर्शन करवाने पर मजबूर किया। ये छोटे बदमाश साफ तौर पर तुम्हें निशाना बना रहे हैं। सुनजावन भी वहीं बैठा था। वो पागलों की तरह टाइपिंग कर रहा था और कमेंट्स में लोगों के साथ जबरदस्त फ्लेम वॉर छेड़े हुए था। वो ट्रोल्स को इतना रोस्ट करना चाहता था कि वो जवाब देने लायक भी न रहे। उसे पूरा यकीन था कि उसे अपने भाई के लिए इंसाफ दिलाना ही होगा। मैंने बस एक नजर उन पोस्ट्स पर डाली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहद खुश था। पहली नजर में ही ये पोस्ट्स पूरी तरह फेक लग रहे थे। उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक भी स्क्रीनशॉट तक नहीं था। फिर भी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहे थे। जो भी ये बड़ी मेरी मदद कर रहा है, उसने सच में मुझे बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। मैंने दोनों के कंधों पर हाथ रखा, पूरी तरह बेपरवाह होने का नाटक करते हुए बस हंसकर बोला, इनकी बिल्कुल परवाह मत करो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। वैसे भी मेरी रेप्यूटेशन पहले से ही मिट्टी में मिली हुई है। कहते हैं ना, मरा हुआ सुअर कसाई से नहीं डरता। शुक्रवार की रात थी, ठीक 9 बजे। मैं बोर होकर गेम खेल रहा था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक डिंग की आवाज गूंज गई। अचानक एक ख्याल आया कि श्वान की मेरे प्रति डिस्गस्ट लेवल 30 पॉइंट्स कम हो गई है। इस छोटी फ्रेशमैन को आखिर हुआ क्या है? उसी के तुरंत बाद मेरा फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर लिखा था टी रेक्स लिटिल फ्रेशमैन। ये निकनेम मैंने खुद उसे दिया था। हेलो, अरे तुम बड़े परवर्ट, क्या कर रहे हो? अभी तुरंत यहाँ आओ, तुम्हारी ये सिस्टर तुम्हें हॉट पॉट खिलाने वाली है। दूसरी तरफ से श्वान की आवाज बेहद उत्साहित और खुश सुनाई दे रही थी। साफ लग रहा था कि उसका मूड आज बहुत अच्छा है। 10 मिनट बाद मैं स्कूल गेट पर उससे मिला। मानना पड़ेगा, आज उसका पहनावा सचमुच ध्यान खींच लेने वाला था। उसने पिंक स्पोर्ट्स टैंक टॉप और टाइट ग्रे एथलेटिक लेगिंग्स पहन रखी थी, जो उसकी खूबसूरत कर्व्स को और भी उभार रही थी। वो सचमुच पूरे कैंपस की चलती फिरती मास्टरपीस लग रही थी। 100% हेड टर्निंग मटेरियल। हाँ, परवर्ट सीनियर, आखिर तुम आ ही गए। उसने हमेशा की तरह बेफिक्र अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया और बिल्कुल लड़कों की तरह अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। आज मेरा मूड बहुत शानदार है, उसने कहा। मैं तुम्हें असली सिचुआन हॉट पॉट खिलाने ले जा रही हूँ। उसकी छाती की नरमी मेरे सीने से लगी हुई थी, जिससे मुझे ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अरे अरे अरे, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? पहले मुझे छोड़ो, लोग बातें बनाएंगे। वो बस हंस पड़ी। उसका पूरा शरीर हंसी से हल्का हल्का कांप रहा था। रुको, क्या मैंने सही सुना? तुम वोंगफुगी सच में इस बात की चिंता कर रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे? क्या तुम भूल गए कि पहले तुम मेरा कैसे फायदा उठाते थे? ये तो बस कंधे पर हाथ रखना है, इसमें क्या बड़ी बात है? इतना कहते हुए उसने अपनी पकड़ और भी कस दी। उसी तरह मुझे अपने साथ लगाए हुए वो पूरे कैंपस से बाहर तक मुझे खींचती हुई ले गई। हम ऑथेंटिक सिचुआन हॉट पॉट नाम की एक जगह पहुंचे। पूरे रेस्टोरेंट में तीखी मिर्चों की खुशबू फैली हुई थी। हे बॉस, हमें एक स्प्लिट पॉट देना, एक साइड एक्स्ट्रा स्पाइसी और एक्स्ट्रा नंबिंग बनाना। श्वान ने ऐसे आवाज लगाई जैसे वो इस जगह की मालकिन हो। फिर उसने मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा, ये मेरी सीक्रेट हाइड आउट है। इसके ओनर सीधे सिचुआन और चोंगचिंग से हैं। यहाँ का फ्लेवर बिल्कुल लेजेंडरी है। मैंने मन ही मन होंठों का कोना फड़काते हुए सोचा, हाँ, इसका स्पाइस लेवल सच में लेजेंडरी है। फिर मैंने उससे पूछा, वैसे आज तुम इतनी खुश क्यों हो? अचानक मुझे डिनर पर क्यों बुला लिया? श्वान ने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, मैं तो लगभग भूल ही गई। मैं तुम्हें अपनी फील्ड प्रैक्टिस का रिजल्ट बताना चाहती थी। फील्ड प्रैक्टिस? मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। हाँ,
मेरे पार्ट टाइम जॉब पर दो लड़के हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखते रहते थे, डर्टी जोक्स सुनाते थे और मौका मिलते ही हाथ लगाने की कोशिश करते थे। उसने चिली ऑयल में डूबा हुआ ट्राइप उठाया और पूरे आनंद के साथ उसे मुंह में डाल लिया। आज रात तो उन दोनों की हिम्मत देखो। वो मुझे फॉलो करते हुए घर तक आ गए और पीछे से दबोचने की कोशिश करने लगे। फिर मैंने दोनों को शोल्डर थ्रो मार दिया। श्वान जितना बोलती गई उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होती गई। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से लाल हो गया था और हाथों से इशारे करते हुए वो देखने लायक लग रही थी। फिर उसने हंसते हुए मेरे हाथ पर हल्का सा मुक्का मारा। हाँ हाँ, इसके लिए मुझे सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, तुम परवी सीनियर। नहीं तो मैं अब भी चुपचाप सब सहती रहती। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। वो जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हें कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना चाहिए। हाँ शायद, मैं भी यही सोच रही थी। उसने चॉपस्टिक्स से डक ब्लड का एक और टुकड़ा उठाया। वैसे सीनियर, आप खा क्यों नहीं रहे? मैंने क्लियर ब्रॉथ खास आपके लिए ऑर्डर किया है। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो इस साइड से खाइए। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ा प्यास लगी है, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। मैं खड़ा हुआ और पूछा, तुम क्या पियोगी? एक आइस कोल्ड कोला। जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो कोला उठाने ही वाला था कि मेरी नजर बगल में रखे योगर्ट पर पड़ गई। उसी पल मेरे दिमाग में एक शैतानी प्लान आ गया। मैंने आवाज लगाई, बॉस 2 बॉटल योगर्ट भी दे देना। वापस टेबल पर पहुंचा तो श्वानलिन लगभग खाना खत्म कर चुका था। उसने एक ही सांस में आधी बॉटल कोला खत्म कर दी। आह, कितना रिफ्रेशिंग है। उसे इतने संतोष से पीते हुए देखकर मैंने मन ही मन कहा, सॉरी जूनियर, अपने डिस्गस्ट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा गंदा खेल खेलना पड़ेगा। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे अचानक बहुत भूख लग गई हो और मीट के कुछ स्लाइस पॉट में डाल दिए। जब श्वान ने अपना भरा हुआ पेट सहलाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम आराम से खाते रहो, तभी वो चिल्लाया, खा लो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज सुनते ही रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। मैंने पहले अभी अभी ब्लांच किया हुआ बीफ ट्राइप उठाया, उसे अच्छी तरह योगर्ट की बोतल में डुबोया और फिर पूरे आनंद वाले चेहरे के साथ उसे मुंह में डाल लिया। मैंने जानबूझकर योगर्ट की सफेद झाग का थोड़ा सा हिस्सा अपने होंठ के कोने पर भी लगा रहने दिया। मैं बड़े आराम से चबाने लगा, जैसे सब बिल्कुल सामान्य हो। क्या हुआ? मैं तो बस बीफ ट्राइप खा रहा हूँ। श्वान की आंखें हैरानी से पूरी फैल गईं। तुम बीफ ट्राइप किसमें डुबोकर खा रहे हो? योगर्ट में? मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सिचुअन के एक दोस्त ने मुझे बताया था कि इसे खाने का सबसे ऑथेंटिक तरीका यही है। वो झटके से आगे बढ़ा और मेरे हाथ से योगर्ट छीन लिया। मुझे घृणा से देखते हुए बोला, क्या तुम्हारा सिर कहीं दरवाजे में फंस गया था? हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो? मैंने फैसला किया कि मैं उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दूंगा। मैंने एक और टुकड़ा उठा लिया। मैं बड़े मजे लेकर उसे चबाने लगा। अगले ही सेकंड मेरी अगली हरकत देखकर वो फिर चीख उठा। अब ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने डक ब्लड का एक टुकड़ा उठाया और बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा, बस डक ब्लड खा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तुम डक ब्लड को माइल्ड ब्रॉथ में डाल रहे हो, डक ब्लड तो स्पाइसी रेड ब्रॉथ में डाला जाता है। वो घबराकर इधर उधर हाथ चलाने लगा। उसने स्ट्रेनर से डक ब्लड निकालकर उसे स्पाइसी रेड ब्रॉथ में डाल दिया। मैंने उसकी तरफ पलकें झपकाईं, लेकिन मुझे स्पाइसी खाना खाने से डर लगता है। उसने अपनी भौहें इतनी जोर से सिकोड़ लीं कि वो लगभग आपस में मिल गईं। अगर तुम्हें स्पाइसी से डर लगता है तो योगर्ट पी लिया करो। डक ब्लड कोई माइल्ड ब्रॉथ में ऐसे खाता है क्या? ओह, तो ऐसा होता है? मैंने ऐसे कहा जैसे मुझे अचानक कोई एपिफनी हो गया हो। फिर मैंने टेबल पर रखी सोय सॉस की बोतल उठाई और उसे सीधे अपने बिंग फैन के बोल में उड़ेलना शुरू कर दिया। क्लग क्लग क्लग। मैं पागल हो जाऊंगा। वोंग फूगी, अब तुम्हें एक भी बाइट खाने की इजाजत नहीं है। श्वानलिंग अपने बाल नोचने लगी। वो पूरी तरह ब्रेक डाउन होने की कगार पर थी। बस, अब बहुत हो गया। आज से मैं ऑफिशियली ऐलान करती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हें हॉट पॉट को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है। आसपास बैठे दूसरे कस्टमर्स भी हमारे पास इकट्ठा होने लगे। वो मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहने लगे, भाई थोड़ा बेसिक मैनर्स सीखो। सीरियसली देखो, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का क्या हाल कर दिया। सिचुआन वाले उस दोस्त से तुरंत रिश्ता खत्म कर दो। ऐसा प्रैंक तो हद से भी बाहर है। तभी ओनर पीछे के किचन से भागता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसने हमारी टेबल की पूरी तबाही देखी, उसकी आंखें गुस्से से हरी पड़ गईं। उसने अपनी जेब से सीधे 200 युएन निकाले और उन्हें टेबल पर पटक दिया। फिर मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बेहद गंभीर लहजे में बोला, बस अब और मत खाओ, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ खाना खाने की इजाजत नहीं है। श्वानलिंग का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसे पहली बार किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकाला गया था। वो जिस तरह मुझे घूर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसों से आग निकल रही हो। लेकिन मुझे तो आग में घी डालना ही था। मैंने हाथ में पड़े 200 युएन लहराए और जोर से हंसते हुए कहा, देखा, फ्री मील भी मिल गया और ऊपर से 200 युएन भी मिल गए। देखा जूनियर, हम ये काम फिर कभी जरूर करेंगे, तुम छोटे बदमाश।
तभी श्वानिंग ने पूरी ताकत से अपना पैर मेरे पैर पर दे मारा। दर्द इतना हुआ कि मैं दांत भींचकर तड़प उठा। दोबारा कभी मेरे साथ डिनर पर जाने की सोचने की भी मत करना। इतना चिल्लाने के बाद वो बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक डिंग की आवाज गूंजी। श्वान की डिस्गस्ट लेवल एकदम से 40 पॉइंट्स बढ़ गई। उसी पल एक जानकारी सीधे मेरे दिमाग में ठोक दी गई। यूनिवर्सिटी टाउन, रीजेंसी अपार्टमेंट यूनिट 1। मैं खुशी से झूम उठा। भले ही मेरा बिहेवियर थोड़ा बेशर्म था, लेकिन रिवॉर्ड सच में बहुत शानदार था। अरे जूनियर जूनियर रुको, मुझे माफ कर दो। मैं लंगड़ाते हुए जितनी तेजी से हो सकता था उसके पीछे भागा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार मैं गुस्से से भरी वॉनलिंग को उसके स्कूल वापस छोड़ने में कामयाब हो गया। फिर मैं तुरंत मुड़ा और अपने दिमाग में मिले एड्रेस के अनुसार उस अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा जो मुझे रिवॉर्ड में मिला था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी टाउन के लग्जरी कॉम्प्लेक्स में जांग शाओयू चुपके चुपके मेरे पीछे चल रही थी। उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। ये आदमी, आधी रात हो गई है, ये डॉर्म वापस क्यों नहीं जा रहा? ये हाई एंड कॉम्प्लेक्स में क्या करने जा रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। बस देखते जाओ, डिटेक्टिव स्टाइल। आज मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। जाहिर है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे एक छोटी सी टेल लगी हुई है। दिमाग में मिली इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने मेल बॉक्स से की निकाली और अपार्टमेंट का डोर खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, ऊंची सीलिंग वाला लिविंग रूम और विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडोज देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। डेकोरेशन बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही स्टाइलिश भी। ऊपर बेडरूम और स्टडी थे, जबकि नीचे लिविंग रूम और किचन बने हुए थे। ये सचमुच मेरा ड्रीम होम था। मैं सीधे मुलायम सोफा पर गिर पड़ा और गहरी संतुष्टि भरी सांस छोड़ी। आह, कितना अच्छा लग रहा है। आखिरकार मेरी अपनी जगह। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। मैंने ऊपर लगे शानदार शैंडलियर की तरफ देखा, लेकिन फिर मेरे अंदर हल्की सी खालीपन की भावना उठी। अफसोस, इतना बड़ा घर है, लेकिन इसमें रहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। इसमें उस बसी बसाई होमी वार्मथ की कमी है। तभी अचानक दरवाजे की तरफ से एक हल्की सी आवाज आई। कौन है? मैं एक ही पल में सोफा से उछलकर खड़ा हो गया। मैंने कमरे के कोने में टिकी हुई ब्रूम उठा ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये जगह हॉन्टेड है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सिस्टम इतनी आसानी से इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं देगा। मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। घबराहट इतनी थी कि मुझे अपना निगलना तक साफ सुनाई दे रहा था। मैंने अचानक जोर से डोर हैंडल खींचकर दरवाजा खोल दिया और ब्रूम उठाकर पूरी ताकत से मारने ही वाला था। आह! एक तेज चीख गूंज उठी। मैं वहीं जम गया और ध्यान से देखा। एक पतली सी लड़की जमीन पर सिकुड़कर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना सिर ढके हुए। जब मैंने उसका खूबसूरत चेहरा और वो जानी पहचानी डॉग लाइक आईज देखी तो मैं चौंक गया। जांग शाओयू, मैंने धीरे धीरे ब्रूम नीचे कर दी। आधी रात हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रही? मेरे दरवाजे पर एनपीसी बनकर क्या कर रही हो? जांग शाओयू साफ तौर पर बुरी तरह डर गई थी। उसकी हर सांस के साथ उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं वो हकलाते हुए बोली, फिर नाक सिकोड़कर बोली, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आखिरकार उसने खुद को संभाला और बात पलटने की कोशिश की। हैं? मैंने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ये मेरा घर है, याद है? प्रॉपर्टी डीड पर मेरा नाम लिखा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जांग शाओयू पूरी तरह हैरान रह गई। उसे सच में लगा था कि मैं कोई बर्गलर हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों का ये अपार्टमेंट असल में मेरा होगा। क्या तुम कोई ट्रस्ट फंड किड हो? मैंने तुरंत मनगढ़ंत बात बना दी। ओह, मैं बस लो की रहता हूँ, मुझे शो ऑफ करना पसंद नहीं। जांग शाओयू की आंख फड़क उठी। इस वक्त जिन यूनिवर्सिटी में, नहीं पूरे जिन यूनिवर्सिटी में, क्या तुमसे ज्यादा फेमस कोई और है? वो सब छोड़ो, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि यहाँ क्यों आई हो। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। कोई प्रॉब्लम है? उसने सीना तान लिया, जैसे कह रही हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? मैंने उसकी शानदार एसेट्स की तरफ देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर आकर थोड़ी देर बैठना चाहोगी? वैसे भी डॉर्म्स तो रात के लिए लॉक हो चुके हैं। जांग शाओयू तो पहले से ही जिज्ञासा से भरी हुई थी, इसलिए वो बिना झिझक अंदर चली आई। पूरे घर का चक्कर लगाने और हर जगह देखने के बाद उसने पूछा, इतना बड़ा घर और इसमें तुम अकेले रहते हो? मैंने बिल्कुल कूल बनते हुए कहा, हाँ, सच कहूं तो इस घर में बस लेडी ऑफ द हाउस की कमी है। पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहोगी? जुंग शाओ ने मेरी तरफ आंखें घुमाई। तुम छोटे प्लेयर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, तो मैं कल ही लुरुएन को भी यहाँ शिफ्ट करवा देती हूँ। फिर बस यही देखना होगा कि हम दोनों में हेडवाइफ कौन होगी और साइड पीस कौन। मैंने अजीब सी मुस्कान के साथ अपनी नाक खुजलाई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में नोटिफिकेशन की डिंग गूंजी। जांग शाओयू की मेरे प्रति हॉस्टिलिटी सच में 10 पॉइंट्स कम हो गई थी। इस औरत का लॉजिक आखिर है क्या? उसने ताली बजाई। ठीक है, टूर खत्म हुआ, अब मैं स्कूल वापस जा रही हूँ। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, जाते वक्त डोर से टकराना मत। जांग शाओयू दरवाजे तक गई, लेकिन अचानक रुक गई। बाहर घुप अंधेरा था, झींगुर लगातार आवाज कर रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थीं। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। क्या हुआ? जा क्यों नहीं रही?
मैंने पूछा, जबकि मुझे कारण पहले से पता था। वो अचानक पलटी, चेहरे पर मीठी मुस्कान ले आई और उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा मीठी हो गई। हे ब्रदर फूगी, बाहर कितना अंधेरा है। क्या तुम सच में इतनी खूबसूरत लेडी को अकेले अंधेरे में घर जाने दोगे? अगर मुझे कोई बैड गाय मिल गया तो? उसने अपनी मोहक लुभावनी आंखें भी झपकाईं। कोई भी दूसरा आदमी अब तक अपना होश खो चुका होता। अफसोस, सामने वाला पत्थर दिल वाला इंसान था। यहाँ से स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, दौड़कर 10 मिनट से भी कम लगेंगे। पूरी रोड पर सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, बिल्कुल सेफ है। इतना कहकर मैंने सिर झुका लिया और अपने फोन में बिजी हो गया, जैसे मुझे उससे कोई मतलब ही न हो। जब जांग शाओयू ने देखा कि मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं हूं, तो उसने दांत भींच ली। वो इतनी गुस्से में थी कि दरवाजा पटक कर चली जाना चाहती थी, लेकिन अंधेरे में अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। वोंग फुई, मैं तुमसे एक डील करती हूँ, उसने ऊंची आवाज में कहा। उसके लहजे में साफ जिद थी। कैसी डील? तुम मुझे स्कूल तक छोड़ाओ और मैं लू रुइन को पटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसने गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठा ली, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसने मुझे पूरी तरह समझ लिया है। इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया। जांग शाओयू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हें ल्यू रुआन पसंद नहीं है? मेरी मदद से तुम्हारा अगला कन्फेशन 100% सक्सेसफुल होगा। मैंने सिर उठाकर धीरे से कहा। तो क्या हुआ? अगर मुझे उसे पाने के लिए तुम्हारी ट्रिक्स का सहारा लेना पड़े तो वो सच्चा प्यार नहीं होगा। मुझे तो उसे अपनी जेन्युइन सिंसेरिटी से जीतना है, लेकिन मेरे मन में असली ख्याल कुछ और ही चल रहा था। अगर तुमने मेरी मदद कर दी और मैं सच में सक्सेसफुल हो गया, तो फिर मैं डिस्गस्ट पॉइंट्स फार्म कैसे करूंगा? मैं सिस्टम से रिवॉर्ड्स कैसे निकालूं? मैंने देखा कि जांग शाओयू मेरी बात सुनकर वहीं पूरी तरह स्टंड होकर खड़ी थी, तो मैंने अचानक अपना टोन बदल दिया। चेहरे पर शरारती और टीजिंग स्माइल लाकर मैंने कहा, ऐसा तो नहीं कि ब्यूटीफुल, तुम्हें रात में अकेले चलने से डर लगता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारी स्कूल की कैंपस गॉडेस इतनी डरपोक निकलेगी। अंधेरे से कौन डरता है? कौन डर रहा है? उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया। उसने दरवाजा झटके से खोला और तेजी से बाहर भाग गई। इस दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं जिससे यह यंग लेडी डरती हो। मैं उसकी परछाई को अंधेरे में गायब होते हुए देखता रहा। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, फिर आराम से उसके पीछे चल पड़ा। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से मैं अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि मैंने जांग शाओयू को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेले बैठे देखा। वह अपने घुटनों को बाहों से पकड़े हुए थी और उसका शरीर ऐसे हल्का हल्का कांप रहा था जैसे कोई छोड़ा हुआ छोटा किटन हो। मैं जानबूझकर चलते हुए जोर जोर से पैर पटकने लगा। क्लैक क्लैक क्लैक। कौन है? पास मत आना, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं। जांग शाओयू एक पल के लिए बिल्कुल जम गई। अगले ही पल, जैसे उसे अपनी भावनाएं बाहर निकालने का रास्ता मिल गया हो, वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपना छोटा सा सिर सीधे मेरी छाती में छिपा लिया और अपनी कमजोर छोटी छोटी मुट्ठियों से मुझे मारने लगी। तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? अभी तो मैं डर के मारे लगभग मर ही गई थी। मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं तो बस थोड़े और डिसलाइक पॉइंट्स फार्म करना चाहता था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे सच में अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता है। वह लगातार सिसकियां ले रही थी। अचानक जांग शाओयू ने सिर उठाया, नाक सुड़कते हुए आतंक से भरी आंखों के साथ कहा, वैसे वोंग फुगी, तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपनी नाक रगड़ी और मन ही मन सोचा, अरे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था तो सही, वह मैं ही था, है ना? लेकिन मैंने बस हंसकर बात टाल दी। देखा, इसलिए लड़कियों को रात में कभी भी अकेले घर नहीं जाना चाहिए। किसी स्टॉकर से टकराना बहुत आसान होता है। पिछली बार तो मैं एक का पीछा करते करते उसे खो भी बैठा था। जांग शाओयू ने मेरे हाथ पर मुक्का मारा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था, उसने तो मेरी टांग भी छुई थी। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या तुम पक्के तौर पर कह रही हो? ये कब हुआ? मुझे वह दिखाई क्यों नहीं दिया? अभी, लगभग 10 मिनट पहले। तुम्हें नहीं दिखा तो इसमें क्या अजीब है? तुम पूरे समय मेरे बिल्कुल पीछे थोड़ी चल रहे थे। जांग शाओयू ने मेरे रिएक्शन को घूर कर देखा। माहौल अचानक अजीब हो गया। तो तुम कह रहे हो कि तुम पूरे समय मेरा पीछा करते हुए मुझे देख रहे थे? मैंने तुरंत सिर उठाकर स्ट्रीट लैंप की तरफ देखा। आज चांद कितना सुंदर है ना? कितना बड़ा और चमकीला। जांग शाओस का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। उसने मुझे घूर कर देखा। वह पूरी तरह आग बबूला हो चुकी थी। उसने देखा था कि मैं कितना डरी हुई थी। उसने देखा था कि मैं रोने वाली थी। वह बस कुछ ही कदम पीछे था। अगर वह थोड़ा तेज चलता तो आसानी से मेरे पास पहुंच सकता था। मेरा सिर भनभनाने लगा। मेरे दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी, जांग शाओस हेट्रेड फॉर यू हैज इंक्रीज्ड बाय 20 पॉइंट्स। तुम बिल्कुल निकृष्ट इंसान हो। मैं आज रात की सारी बातें लू रुयन को बता दूंगी। मैं ये पक्का कर दूंगी कि वह तुमसे नफरत करे। अपनी गॉडेस को जीतने का सपना भी मत देखना। इस बार जांग शाओयू सच में बुरी तरह भड़क गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे आने से उसमें अचानक हिम्मत आ गई थी या फिर उसका गुस्सा उसके डर पर भारी पड़ गया था, लेकिन वह अचानक बड़े बड़े कदमों से अकेली ही स्कूल की तरफ चलने लगी। उसकी डांट खाने के बाद मैंने अजीब सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
जरा धीरे चलो, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ध्यान से चलना नहीं तो गिर जाओगी। और जैसे ही मेरे मुंह से यह शब्द निकले, जांग स्याओ पूरी तरह असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं तुरंत भागकर उसे उठाने पहुंचा। देखा, मैंने अभी क्या कहा था, तुम ठीक हो? जांग स्याओ यू को अपनी टखने में तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी टखना पहले ही सूजने लगा था। जरा सोचने दो, पास ही एक छोटा सा क्लिनिक होना चाहिए, मुझे लगता है इसी तरफ है। इतना कहते हुए मैंने जिंग शाओयू को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका वजन मुश्किल से 45 केजी था और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी अभी बढ़ी थी, इसलिए उसे उठाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं तो उसे उठाकर आराम से हल्की जॉगिंग भी कर सकता था। जब हम उस छोटे क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उसका जल्दी से चेकअप किया। कोई गंभीर बात नहीं है, बस एंकल स्प्रेन है। मैं कुछ मेडिकेटेड ऑयल और एंटी इन्फ्लेमेटोरी पिल्स लिख देता हूँ, तुम इसकी दवा लगा देना, कुछ दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दवा लेने के लिए मुड़ा और बोला। जंग शॉयस की चार्मिंग ड्रीमी आईज इस समय गुस्से से मुझे घूर रही थीं, लेकिन क्योंकि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं, उसका घूरना भी ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ऐसे मत घूरो, मैंने धीरे से बड़बड़ाया। मुझे क्या पता था कि तुम अंधेरे से इतने डरपोक हो। जंग शाओयू ने व्यंग्य से हंसते हुए सचमुच नाराज होकर कहा, ओह, तो अब इसमें भी मेरी ही गलती है ना? क्या इसके लिए भी मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? यूर वेलकम। डॉक्टर दवा लेकर वापस आया। मैंने मेडिकेटेड ऑयल उठाया, कॉटन स्वॉब पर थोड़ा लगाया और उसके एंकल की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे मत छुओ। जांग शाओयू ने अपना पैर पीछे खींच लिया, होंठ फुलाते हुए, लेकिन इस हरकत से उसकी चोट और बढ़ गई और दर्द से उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। उसे इतना जिद्दी देखकर मुझे समझ आ गया कि अब थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। मैंने उसकी पतली काफ को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी टांग को ऐसे रोक लिया कि अब वह छटपटा न सके। जंग शाओयू ने अपनी टांग पर मेरा स्पर्श महसूस किया और शर्म से तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। तब तुम परवर्ट हो, मुझे छोड़ो। तभी डॉक्टर बीच में बोल पड़ा, अगर तुम दोनों लव बर्ड्स लड़ना चाहते हो तो घर जाकर लड़ो, बहुत देर हो चुकी है और पड़ोसी सोने की कोशिश कर रहे हैं। जरा धीरे। मैं हंस पड़ा। सुना तुमने, अगर और नखरे किए तो तुम्हें सड़क पर छोड़ दूंगा ताकि मस्कीटोस तुम्हें खा जाएं। तभी जाकर जंग शाओयू शांत हुआ। मुझे मानना पड़ेगा, जंग शाओयू सच में भगवान का दिया हुआ मास्टरपीस था। उसके शरीर का हर हिस्सा ऐसा लगता था जैसे किसी ने बेहद बारीकी से तराशा हो। यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे पैर भी किसी बेहतरीन आर्ट वर्क से कम नहीं थे। उसकी गोरी उंगलियों के नाखून चमकीले लाल रंग से रंगे हुए थे। वे बिल्कुल चमकते हुए रूबीज जैसे लग रहे थे। उन्हें देखते देखते मैं कुछ देर के लिए खो गया। क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया? जांग शाओयू के अचानक हिलने पर मुझे एहसास हुआ कि जाने अनजाने मैं काफी देर से उस आर्ट वर्क जैसी चीज से खेलता और उसे छूता जा रहा था। अब कैसा लग रहा है? पहले जितना दर्द तो नहीं है ना? जांग शाओ ने सिर घुमाकर मुझे ध्यान से देखा। उसके कानों के सिरे पहले ही गहरे लाल हो चुके थे। मैंने अपना फोन देखा। समय था 12:19। अभी भी समय था। अगर मैं अभी वापस निकलूं, 12:28 से पहले पहुंच जाऊं और डॉर्म सुपरवाइजर से दिल से माफी मांग लूं, तो शायद मैं अभी भी डॉर्म के अंदर वापस जा सकता हूं। जांग शाओ ने हल्का सा सिर हिलाया। वह उठी और बेड से नीचे उतरने लगी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, दर्द की एक तेज लहर से उसका शरीर लड़खड़ा गया। ये देखकर मैं उसके पास गया, झुककर बैठा और कहा, पीठ पर बैठ जाओ। जिंग शाओयू ने मेरी चौड़ी पीठ की तरफ देखा और हल्का सा शर्मा गई। मुझे सच में उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास उसे मीठी बातें करके मनाने का समय नहीं था। मैंने सीधे हाथ बढ़ाया, उसे पकड़कर उसकी गोरी पतली बाहें अपनी गर्दन के चारों ओर डाल दी। बिना कुछ और कहे मैंने पीछे हाथ ले जाकर उसके थाइस के नीचे से उसे उठा लिया, अपनी पीठ पर बिठाया और हल्की जॉगिंग करते हुए दौड़ पड़ा। हम आखिरकार ठीक 12:29 पर गर्ल्स डॉर्मेट्री के एंट्रेंस पर पहुंच गए। मैंने दरवाजा खटखटाया। कौन है? तुम्हें पता भी है कितने बजे हैं? क्या यहाँ लोगों को सोने की जरूरत नहीं होती? डॉर्म सुपरवाइजर ने चिढ़े हुए चेहरे के साथ दरवाजा खोल दिया। फिर उसकी नजर मुझ पर और जांग शाओयू पर पड़ी। माफ कीजिए मैम, इनका एंकल मुड़ गया था, मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसलिए हम इतनी देर से लौटे हैं। सुपरवाइजर हमारे पास आई, शक भरी नजरों से हमें देखा और ध्यान से जांच की। सचमुच जांग शाओयस का एंकल सूजा हुआ था। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ और तुम्हारे नाम रिपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन दोबारा ऐसा मत होने देना। शुक्र है मैं किसी तरह बात संभालने में सफल हो गया। मैंने सिर घुमाकर जंग शाओयू से कहा, मैं गर्ल्स डॉर्म के अंदर नहीं जा सकता, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। क्या तुम खुद वापस जा पाओगी? जंग शाओयू ने हल्के से सिर हिलाया। वह दीवार का सहारा लेकर कुछ कदम चली, लेकिन अचानक मुड़ी और पुकारा, वंग फुगी। हाँ, क्या हुआ? क्या कोई और बात है? उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, थैंक यू। क्योंकि मैं उससे थोड़ा दूर था, इसलिए मैं उसकी बात साफ साफ सुन नहीं पाया। क्या कहा तुमने? उसने कहा, थैंक यू। तभी डॉर्म लेडी बड़बड़ाई, क्या तुम दोनों को और आधा घंटा चाहिए या क्या? साथ में एक हग या किस भी कर लो। अच्छा, अब बहुत हो गया।
जल्दी निकलो, आजकल के बच्चे भी ना। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। मैं अजीब सी झेंपी हुई मुस्कान के साथ मुड़ा और वहां से चला गया। जोंग शाओयू शर्म और घबराहट से अपना कदम तेज करते हुए जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ लौट गई। जब वह अपने डॉर्म के दरवाजे तक पहुंची तो उसने अचानक बहुत धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया, ये वांग फूगी, जितना मैंने सोचा था उतना भी बुरा नहीं है ना? इसी बीच घर लौटते समय मेरे सामने अचानक एक काली परछाई दिखाई दी, जिससे मैं चौंक गया। वह परछाई बेहद तेजी से हिल रही थी। तभी मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले जोंग शाओयू ने कहा था कि किसी ने उसकी टांग को छुआ था। मैंने सावधानी से आधी ईंट उठाई और लॉन के किनारे किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। म्याओ, वह बस चमकती आंखों वाली एक काली बिल्ली थी। बिल्ली ने मुझे आते देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी, उल्टा वह सीधे मेरी तरफ चलकर आने लगी। वह मेरे पैरों तक आई और अपनी देह मेरी पिंडली से रगड़ने लगी। तो तुम थे, छोटे से दोस्त, जिसने उस पागल लड़की की टांग को छुआ था, हाँ? तभी अचानक मेरे दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी। उसने बताया कि जेंग शाओयूस का मेरे प्रति हेट्रेड वैल्यू अचानक 60 पॉइंट्स कम हो गया है। अब सिर्फ 25 पॉइंट्स बचे थे। घर लौटते हुए मैं पूरी तरह हैरान था। ये पागल लड़की आखिर सोच क्या रही है? लेकिन खैर, सिर्फ आज रात की इस पूरी उठापटक में ही मैंने 50 डिस्गस्ट पॉइंट्स कमा लिए थे। अगर मुझसे पूछो तो यह काफी बड़ा फायदा था। कोई अच्छा रिवॉर्ड मिला? डिंग, host has accumulated 50 points of disgust. Congratulations, host. You've been awarded the Rainbow Great Wall Cannon series. 7 colorful Great Wall Cannon trucks in total. 7 different models, including the King Kong Cannon, the Black Bullet, the Off-Road Cannon, and the Locomotive Cannon. 7 vehicles in all. हे भगवान, ये तो कमाल है। मानता हूं कि ये कोई $1,000,000 सुपर कार्स नहीं है, लेकिन ये मजबूत हैं और इनमें काफी जगह भी है। अब मैं हर दिन नई राइड चला सकता हूँ। पूरे 1 हफ्ते तक मुझे एक भी गाड़ी दोबारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एक्स्ट्रा हैं, उन्हें मैं अपने डॉर्म के उन एहसान फरामोश लड़कों को उधार भी दे सकता हूँ, ताकि वे अपने डैडी के सामने सिर झुका दें।